अगर आप डरते हैं तो कंबल को कसकर ओढ़ लीजिए। आज की डरावनी कहानी है लोर 2023 की, और अब कहानी शुरू होती है। 4 कॉलेज के छात्र एक रोमांचक कैंपिंग ट्रिप पर निकलते हैं। खुले आसमान के नीचे घने जंगलों के बीच वे रात बिताने की तैयारी करते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वो बहुत कुछ देख चुका हो। समूह उस बूढ़े व्यक्ति के साथ पास ही टेंट लगाने का फैसला करता है। उसका नाम था डार्विन। टेंट लगाते समय डार्विन उन्हें सख्त चेतावनी देता है, रात में इधर उधर मत भटकना, क्योंकि इस इलाके में अक्सर अलौकिक घटनाएं होती रहती हैं। फिर वो धीमी आवाज में एक पुरानी कहानी सुनाता है। कहते हैं 1933 में यहीं से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पुलिस को कई लाशें मिली थी, ऐसी हालत में जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। डार्विन कहता है कि वो खुद उस समय वहीं मौजूद था। उस भयानक दृश्य की यादें आज भी उसके जहन में ताजा है। मार्क ये सब सुनकर जोर से हंस पड़ता है। उसे लगता है कि बूढ़ा आदमी सिर्फ उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। आखिर 1933 को लगभग 100 साल बीत चुके हैं। तभी डार्विन अपनी जेब से एक लकड़ी की छड़ी निकालता है। वो दावा करता है, अगर इस लकड़ी को आग में फेंककर जब तक ये पूरी तरह जल न जाए तब तक कोई डरावनी कहानी सुनाई जाए तो मरे हुए लोगों की आत्माओं से संपर्क किया जा सकता है। फिर वो हल्की सी मुस्कान और चुनौती भरे अंदाज में पूछता है, सबसे पहले हिम्मत कौन दिखाएगा? मार्क तुरंत आगे बढ़ता है। वो कहता है, मैं शुरू करूंगा, और जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो सबकी रूह कंपा देगी। उसकी गर्लफ्रेंड डोना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बूढ़ा आदमी लकड़ी उसके हाथ में थमा चुका होता है। मार्क लापरवाही से लकड़ी को आग में फेंक देता है और रात की पहली कहानी शुरू करता है। घने अंधेरे में एक आदमी सड़क पर जान बचाकर भाग रहा है और उसके पीछे 2 परछाइयां तेजी से उसका पीछा कर रही है। उस आदमी का नाम है डैनियल। सिर्फ $50,000 के माल की हेराफेरी करने की वजह से उसकी सच्चाई ऊपरी अधिकारियों तक पहुंच जाती है और फिर उसे पकड़ने के लिए भेजे जाते हैं बैरी और टेरी। घबराया हुआ डैनियल भागता फिरता है। कोई रास्ता नहीं, कोई सहारा नहीं। आखिरकार वो एक लोहे के गेट से किसी तरह अंदर घुसता है और एक सुनसान गोदाम में छिप जाता है। लेकिन बैरी और टेरी भी उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाते हैं। अब गोदाम के अंदर शुरू होता है छुपन छुपाई का खतरनाक खेल। इधर उधर छिपते हुए डैनियल को एक पिछला दरवाजा दिखाई देता है। वो धीरे धीरे वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी बैरी अचानक सामने आ जाता है और एक ही मुक्के में उसे जमीन पर गिरा देता है। बैरी साफ तौर पर थोड़ा सीधा साधा है। वो डैनियल को तुरंत काबू में नहीं करता, बल्कि पीछे मुड़कर टेरी को बुलाने लगता है। बस यही मौका था। जैसे ही बैरी पलटकर देखता है, डैनियल रैक पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर जाता है, लेकिन सिर पर लगी भारी चोट से वो चकरा रहा है। धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसे सुनाई देती है एक अजीब सी धीमी गुर्राहट। वो आवाज की दिशा में देखता है और रैक के पीछे झुका हुआ एक भयानक दानव देखता है। उसी पल दानव की नजर भी उस पर पड़ जाती है। डैनियल घबराकर फिर से शेल्फ के नीचे दुबक जाता है। उधर बैरी भी वहां पहुंच चुका है। डैनियल चिल्लाकर कहता है, पीछे देखो, लेकिन बैरी को लगता है कि डैनियल कोई चाल चल रहा है और तभी दानव धीरे धीरे बैरी के करीब पहुंच जाता है। अगले ही पल उसकी आंखें नोच ली जाती है और बैरी वही ढेर हो जाता है। दूर से बैरी की चीख सुनकर टेरी दौड़ता हुआ आता है। उसके सामने सिर्फ एक दृश्य है, अपने साथी की लाश। गुस्से में वह जोर जोर से गालियां देता है, जेब से अपना छोटा चाकू निकालता है और बैरी की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। दूसरी ओर डैनियल शेल्फ के बीच से दानव को देख रहा है। दानव उसकी तरफ बढ़ रहा है। डर के मारे डैनियल एक बड़े डिब्बे के पीछे बैठ जाता है और मन ही मन दुआ करता है कि दानव उसे न देख पाए। कुछ देर बाद दानव वहां से हट जाता है। डैनियल की सांस में सांस आती है। इधर टेरी अब भी सच्चाई से अनजान है। वो अब भी डैनियल को ढूंढ रहा है। उसे कुछ आहट महसूस होती है। जैसे ही वो मुड़ता है, डैनियल उसके सामने खड़ा होता है। 2 दुश्मन आमने सामने। टेरी की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा है। डैनियल उसे शांत रहने को कहता है। वो समझाता है कि यहाँ एक दानव है और बैरी को उसी ने मारा है। लेकिन टेरी को इस कहानी पर जरा भी यकीन नहीं होता। वो कहता है, तुम्हारे पास आखिरी मौका है सच बोलने का। डैनियल अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो कहता है, बैरी इतना ताकतवर था, मैं जैसा कमजोर आदमी उसे कैसे मार सकता हूँ? टेरी को बात में थोड़ा दम लगता है। आखिर वो फैसला करता है, अब दानव को ही मारना होगा। डैनियल उसे साथ में भाग चलने की सलाह देता है, लेकिन टेरी कहता है, बैरी की मौत की कीमत कोई तो चुकाएगा। डैनियल चुप हो जाता है। टेरी उसे एक रिंच पाना देता है हथियार के तौर पर और चेतावनी देता है, अगर भागने की कोशिश की तो अगला शिकार तुम होगे। तभी अचानक दानव टेरी पर झपट पड़ता है। डैनियल झांक कर देखता है, दानव टेरी के ऊपर बैठा है। उसके नुकीले पंजे उसका मांस चीर रहे हैं। डैनियल हिम्मत जुटाकर चिल्लाता है, ए इधर देख। दानव पलटकर उसकी तरफ देखता है और बिजली की तेजी से उसके जांग में अपने पंजे घूम देता है। जख्मी डैनियल दर्द से कराहता हुआ भागता है। भागते भागते वो टकराता है जेफ से, जो गोदाम का मैनेजर है और गश्त कर रहा है। जेफ उसकी टांग से बहता खून देखता है और पूछता है, ये क्या हुआ?
डैनियल हाफते हुए कहता है, इस गोदाम में एक खतरनाक दानव है, हमें तुरंत पुलिस को बुलाना होगा। जेफ डैनियल की एक तरफा कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, लेकिन फिर भी वो उसे सिक्योरिटी रूम में ले जाता है। आखिर उसकी टांग से बहता खून पहले रोकना जरूरी है। कमरे के अंदर पहुंचते ही डैनियल घबराई आवाज में कहता है, जल्दी पुलिस को फोन कीजिए। कोई नहीं जानता कि वो दानव बाहर आ सकता है या नहीं। जेफ उसे शांत रहने को कहता है, दरवाजा बंद है, हम यहाँ सुरक्षित हैं। फिर वो सावधानी से उसकी टांग के घाव पर टांके लगाने लगता है। डैनियल कहता है, सीसीटीवी फुटेज देखिए, तभी आपको यकीन होगा कि मैं सच कह रहा हूं। जेफ मॉनिटर पर रिकॉर्डिंग चलाता है, लेकिन जो दृश्य सामने आता है वो रोंगटे खड़े कर देता है। फुटेज में साफ दिखाई देता है बैरी को डैनियल ने मारा, उसकी आंख में लोहे की रॉड घूमकर, और टेरी, उसे भी डैनियल ने क्रोबार से पीट पीट कर मार डाला। यहां तक कि डैनियल की टांग का घाव भी किसी दानव का नहीं, बल्कि मरते समय टेरी द्वारा चाकू मारने से हुआ था। ये सब देखकर जेफ के होश उड़ जाते हैं। आखिर उसके बगल में एक कातिल खड़ा है। वो बाहर से शांत रहने की कोशिश करता है, डैनियल को दिलासा देता है और चुपके से पुलिस को फोन मिलाने लगता है। लेकिन डैनियल का दिमाग सुन्न हो चुका है, उसने अपनी आंखों से कुछ और देखा था। लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग झूठ नहीं बोल सकती। तो सच क्या है? जो उसने देखा या जो कैमरे ने दिखाया, उसी पल वही जानी पहचानी धीमी गुर्राहट गूंजती है। वो दानव फिर लौट आया है। जेफ सख्ती से कहता है, यहां कुछ नहीं है, तुम बस घबराए हुए हो। लेकिन तभी एक तेज चमक के साथ दानव जेफ के पीछे प्रकट हो जाता है। डैनियल डर के मारे चिल्लाता है, जेफ पीछे हटो। जेफ पलटने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो दानव को देख ही नहीं पा रहा। बेबस होकर डैनियल पास पड़ा चाकू उठा लेता है। वो दानव की ओर इशारा कर चिल्लाता है, दूर रहो। लेकिन दानव टस से मस नहीं होता। निराशा से टूट चुका डैनियल उसी चाकू से अपना गला खुद काट लेता है और यहीं कहानी खत्म हो जाती है। दो लड़कियां डर से सिमट जाती है, लेकिन डैन कहता है, मुझे तो जरा भी डर नहीं लगा। वो अब भी उलझन में है, क्या दानव सच में था या नहीं? पास बैठा बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है। वो कहता है, मैं समझ गया। वो आगे समझाता है, दानव कोई शारीरिक रूप नहीं था, वो उस आदमी के मन का अंधेरा था। उसने उन दोनों को अपने बुरे विचारों के कारण मारा, लेकिन सच स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। इसलिए उसने एक काल्पनिक दानव की कहानी गढ़ ली, क्योंकि असल दानव वही खुद था। अब बारी है डैन की, और हम स्वागत करते हैं दूसरी डरावनी कहानी का, द हिडन वुमन। कहानी शुरू होती है। हन्ना अपने छोटे बेटे को लेकर एक पुराने सुनसान घर में आती है। जैसे ही उसका बेटा ऊपर की ओर देखता है, बगल का लकड़ी का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल जाता है। आवाज ऐसी मानो घर खुद उनका स्वागत नहीं बल्कि चेतावनी दे रहा हो। अंदर अब भी पिछली मालिक की छोड़ी हुई कई पुरानी चीजें पड़ी है, लेकिन वो मालिक अब इस दुनिया में नहीं है। कहा जाता है कि उसकी मौत बेहद अजीब और रहस्यमय हालात में हुई थी। लोग मानते हैं कि उसकी चीजों को घर में रखना अशुभ है। दोपहर होते ही हन्ना फैसला करती है कि वो इन सब सामानों को बाहर फेंक देगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि उसी समय बेडरूम के कोने में एक धुंधली परछाई खड़ी है, चुपचाप उसे देखती हुई। सामान नीचे ले जाते समय उसे साइड के बेसमेंट से कोई आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे नीचे उतरती है और वहां एक पुराना, वर्षों से छोड़ा हुआ ग्रामोफोन पाती है। धूल से ढका, जंग लगा, जैसे किसी बीते समय की आखिरी निशानी हो। जांच करने पर उसे पता चलता है कि ग्रामोफोन टूटा हुआ है। अफसोस तो होता है, लेकिन वो सोचती है कि इसे ठीक करके बेच देगी, शायद कुछ पैसे मिल जाए। रात गहराती है। अचानक एक आवाज से हन्ना की नींद खुल जाती है। वो हाथ बढ़ाकर अपने बेटे को टटोलती है, लेकिन बिस्तर खाली है। उसी समय नीचे से धीमी संगीत की धुन सुनाई देती है। हन्ना घबराकर नीचे जाती है। वो देखती है उसका बेटा पानी पी रहा है, लेकिन उसके ठीक पीछे एक महिला भूत खड़ी है। हन्ना का दिल जैसे रुक जाता है। जैसे ही वो लाइट जलाती है, वो आकृति गायब हो जाती है। वो खुद को समझाती है, शायद उसने गलत देखा होगा। वो बेटे को डांटती है, रात में इधर उधर मत घूमो। फिर खुद के लिए पानी लेने मुड़ती है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है उसके बेटे की लंबाई इतनी नहीं कि वो अलमारी से गिलास उतार सके। वो घबराकर पूछती है, गिलास नीचे कैसे लाया? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है। अगले दिन हन्ना नीचे बैठकर अपना उपन्यास लिख रही है। वो कहानी का अगला हिस्सा सोच ही रही होती है कि ऊपर से जोरदार धमाके की आवाज आती है। वो सोचती है कि शायद उसका बेटा नाच रहा होगा, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन आवाज और तेज और भारी होती जाती है। वो चिल्लाती है, चार्ली शोर कम करो। और जैसे ही मुड़ती है, देखती है उसका बेटा तो बाहर आंगन में खेल रहा है। तो फिर ऊपर कौन है? डर के मारे हन्ना एक चाकू उठा लेती है। धीरे धीरे बेडरूम के दरवाजे तक जाती है। एक झटके में दरवाजा खोल देती है। अंदर कुछ भी नहीं। वो नीचे बेटे को हाथ हिलाकर इशारा करती है, सब ठीक है। उसे जरा भी पता नहीं कि उसी के बिल्कुल पास वही महिला भूत खड़ी है। रात में हन्ना टीवी देख रही होती है कि अचानक ग्रामोफोन अपने आप बजने लगता है। डरावनी पुरानी धुन। वो टीवी बंद करती है और रसोई में जाकर ग्रामोफोन बंद करने की कोशिश करती है। भूत का यूं अचानक प्रकट होना और गायब हो जाना हन्ना को अंदर तक डरा देता है। अब उसे समझ में आ जाता है ये ग्रामोफोन इस घर में नहीं रह सकता।
वरना कुछ बहुत बुरा होगा। वो तुरंत ग्रामोफोन पैक करने लगती है। उसी समय उसका बेटा नीचे से एक पुरानी फोटो निकालता है और कहता है, मम्मी, इस फोटो वाली आंटी इस घर की बहुत पहले मालिक थी। हन्ना फोटो हाथ में लेती है। उसमें एक औरत नृत्य की पोशाक पहने खड़ी है, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। बहुत संभव है कि यही औरत सालों पहले मर चुकी हो। हन्ना कांपती आवाज में पूछती है, तुम्हें कैसे पता? बेटा मासूमियत से जवाब देता है, जब मैं पिछली बार नीचे पानी पी रहा था तो उन्होंने खुद मुझे बताया। ये सुनते ही हन्ना के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। रात का समय है। हन्ना घर से बाहर निकलती है और उस अभिशप्त ग्रामोफोन को कूड़ेदान में फेंक देती है। वो जैसे ही पलटती है, उसकी नजर ऊपर जाती है। ऊपरी मंजिल की लाइट्स जो उसने खुद बंद की थी अब रहस्यमय तरीके से जल रही है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो दौड़कर घर के अंदर जाती है, बेडरूम में पहुंचती है, लेकिन उसका बेटा बिस्तर पर नहीं है। घबराकर वो पीछे मुड़ती है और अचानक उसका बेटा उसके ठीक पीछे खड़ा दिखाई देता है। हन्ना कांपती आवाज में पुकारती है, टोनी, लेकिन कोई जवाब नहीं आती है। अचानक एक लड़की प्रकट होती है। लड़की को देखकर हन्ना नीचे गिर जाती है। लड़की धीरे धीरे उसके पास आती है और अचानक कहीं गुम हो जाती है। अगले दिन हन्ना बाजार से लौटती है। घर के अंदर कदम रखते ही वो जड़ हो जाती है। जिस ग्रामोफोन को उसने कल रात कूड़ेदान में फेंका था, वो फिर से घर के अंदर रखा है। अब ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। वो उसे दोबारा बाहर फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उसे उठाती है, ग्रामोफोन उसके हाथ को काट देता है, मानो वो उसे किसी आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहा हो। डरी हुई हन्ना माचिस निकालती है और उसी वक्त ग्रामोफोन को आग लगा देती है। उसी क्षण एक धुंधली परछाई धीरे धीरे बेडरूम में प्रवेश करती है। उसका बेटा गहरी नींद में सो रहा है। उसे लगता है कि माँ वापस आ गई है। महिला भूत बच्चे के पास बैठती है, अपना हाथ उसके चारों ओर लपेटती है और उसे अपनी ओर मोड़ने की कोशिश करती है। तभी दरवाजा खुलता है। हन्ना वापस आ चुकी है। वो ये दृश्य देखती है और तुरंत लाइट जला देती है। एक झटके में बिस्तर पर बैठी महिला भूत गायब हो जाती है। अब हन्ना को यकीन हो जाता है, ये आत्मा उसके बच्चे को निशाना बना रही है। वो तुरंत फैसला करती है, उसे आज ही अभी इस घर से भागना होगा। उसी समय नीचे से फिर वही संगीत बजने लगता है। ग्रामोफोन फिर से। संगीत इस बार और भी दुख भरा और भयावह है। हन्ना तुरंत लाइट बंद कर देती है और अपने बेटे से फुसफुसाकर कहती है, कोई आवाज मत करना। नीचे महिला भूत अजीब डरावने कदमों से नाच रही है। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती हुई दूसरी मंजिल की ओर बढ़ रही है। वो उन्हें ढूंढ रही है। जैसे ही भूत दूसरे कमरे में प्रवेश करती है, हन्ना मौका देखकर बेटे का हाथ पकड़ती है और जल्दी जल्दी नीचे भागती है। लेकिन घर का दरवाजा बहुत पहले से बंद है और बाहर उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है, ये कोई नहीं जानता। यही कहानी समाप्त होती है। मार्क और डोना साफ तौर पर डरे हुए हैं, लेकिन डैन और उसकी गर्लफ्रेंड सेली उन दोनों का मजाक उड़ाते हैं। मार्क कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन डोना बीच में बोलती है, अगली कहानी मैं सुनाऊंगी। और यकीन मानो, इस बार डैन और सेली सच में डरेंगे। अब स्वागत है तीसरी कहानी का, क्रॉस योर हार्ट। ये कहानी शुरू होती है एक बार से। हमारा पुरुष नायक स्टीव, वो अपने फैसले दिल से नहीं बल्कि अपनी कमजोर इच्छाओं से लेता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड कैथ को मनाता है कि वे अपने रिश्ते में एक तीसरे व्यक्ति को शामिल करें। कैथ इसका सख्त विरोध करती है, लेकिन स्टीव की जिद के आगे वो आखिरकार हार मान लेती है। स्टीव उसे एक चाबी देता है और दूसरी महिला लूना को लेकर होटल चला जाता है। होटल के कमरे में स्टीव बिस्तर पर लेट जाता है। लूना एक छोटा सा जार निकालती है। वो स्टीव की पीठ पर कोई अजीब सा चिन्ह बनाती है, फिर उसके हाथ हथकड़ी से बांध देती है। स्टीव सोचता है शायद ये कोई अजीब सा नया खेल है, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर देखता है, उसकी सांसें रुक जाती है। लूना अब टहनियों से बना एक अजीब सा मुखौटा पहने खड़ी है। फिर वो उसके सिर पर एक अजीब सा घेरा पहनाती है। दृश्य इतना भयावह है कि स्टीव की रूह कांप उठती है, लेकिन असली डर अभी बाकी था। लूना एक लालकता दागने वाला लोहे का औजार निकालती है और बेरमी से उसे स्टीव के शरीर पर लगा देती है। दर्द से स्टीव का शरीर सुन पड़ जाता है। वो किसी तरह पलटकर लूना को खुद से दूर धक्का देता है और दरवाजे की ओर भागता है, मदद के लिए चिल्लाता हुआ। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचता है, उसकी आंखें फटी रह जाती है। बाहर इंसानों की जगह पेड़ों की टहनियों से बने अजीब सी आकृतियां खड़ी हैं और उनकी निगाहें सीधे उसी पर टिकी हुई है। आखिरकार स्टीव की मुलाकात नीचे एक सामान्य इंसान से होती है। वो घबराहट में वेटर से कहता है, तुरंत पुलिस को बुलाइए। ऊपर कुछ पंथ के लोग अजीब सा अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन वेटर शांत स्वर में जवाब देता है, पहले मुझे खुद जाकर देखना होगा। पुष्टि के बिना मैं पुलिस को फोन नहीं कर सकता। मजबूरी में स्टीव फिर से कमरे की ओर लौटता है, लेकिन दरवाजा खोलते ही लूना बिल्कुल सामान्य दिखाई देती है, मानो कुछ भी असामान्य हुआ ही न हो, जैसे थोड़ी देर पहले की सारी डरावनी बातें सिर्फ भ्रम थी। उसी समय कैथ भी कमरे में दिखाई देती है। उसकी पीठ पर भी वही अजीब सा चिन्ह बना हुआ है। स्टीव कुछ समझ पाता उससे पहले ही वेटर पीछे से वार करता है और स्टीव बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को पंथ के लोगों से घिरा हुआ पाता है। अब वो इंसान नहीं, एक बलि बन चुका है। कैथ खुद आगे बढ़ती है, उसकी आंखें निकाल ली जाती है,
उसकी जीभ काट दी जाती है। अगली बारी होती है उसके दिल और उसकी जान की, और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है। डोना की कहानी सुनकर डैन और उसका साथी जोर से हंसने लगते हैं। वे कहते हैं ये कोई हॉरर कहानी नहीं थी, बस एक सीधी सादी बली थी। इसके बाद डैन अपनी गर्लफ्रेंड सैली से कहता है अब आखिरी कहानी तुम सुनाओ। सैली मुस्कुराकर कहती है मेरी कहानी तुम सबकी कहानियों से ज्यादा डरावनी है, और इस आखिरी कहानी का नाम है द कीचेन मैन। कहानी शुरू होती है 3 कॉलेज स्टूडेंट जेम्स, मैट और नताशा एक मूवी थिएटर पहुंचते हैं। टिकट लेते समय उनकी नजर पड़ती है एक भारी भरकम आदमी पर, गैरेथ। टिकट काउंटर पर उसका बॉस उसे डांट रहा होता है। तीनों टिकट लेकर अंदर जाते हैं। थिएटर इतना खाली होता है कि अगर सामने की पंक्ति में चश्मा लगाए जेफ न बैठा होता तो उन्हें लगता कि पूरा थिएटर सिर्फ उन्होंने ही बुक कर लिया है। तभी जेम्स कहता है मुझे टॉयलेट जाना है। वापस आते समय वो देखता है गैरेथ को मैनेजर मिस्टर रॉबिन्सन नौकरी से निकाल रहा है, लेकिन गैरेथ वहां से जाता नहीं। वो पास रखे एक मास्क को उठाता है, फिर मिस्टर रॉबिन्सन की जेब से एक फाउंटेन पेन निकालता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो थिएटर का दरवाजा बंद कर देता है। कोई भी समझ सकता है अब आगे क्या होने वाला है। जेम्स घबराकर पेशाब करना छोड़ देता है और दौड़ता हुआ वापस आता है मैट, नताशा और जेफ को सब बताने, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। सबको लगता है जेम्स मजाक कर रहा है। जेफ, जो खुद को तर्कवादी मानता है, कहता है चलो मैं खुद जाकर देखता हूँ। बाकी लोग भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। जेफ गैरेथ के पास जाकर कहता है ये सिनेमा बहुत घटिया है, मैं शिकायत करना चाहता हूँ। अगले ही पल गैरेथ लोहे की जंजीर जेफ की गर्दन में डाल देता है। जोर बढ़ता जाता है और एक झटके में जेफ का सिर धड़ से अलग हो जाता है। ये दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे भागकर वापस स्क्रीनिंग रूम में आते हैं और बचने का तरीका सोचने लगते हैं। उन्हें पता चलता है इकलौता बाहर निकलने का रास्ता लॉबी से होकर है। वे चुपचाप अंधेरे में लॉबी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं लाइटें बंद है और गैरेथ पहले से उनका इंतजार कर रहा है। जेम्स और मैट भाग जाते हैं। भागते समय नताशा गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है गैरेथ ने उसे नहीं सुना। वो वापस स्क्रीनिंग रूम की ओर दौड़ती है। वहां मैट अपनी सीट पर बैठा है। वो कितनी भी आवाज लगाए कोई जवाब नहीं। करीब जाकर देखती है मैट का जबड़ा निकाल लिया गया है। उसी समय बाहर कदमों की आवाज आती है। गैरेथ लौट रहा है। नताशा जमीन पर लेटकर छिपने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है सीधे गैरेथ से टकरा जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब सिर्फ जेम्स जिंदा है। वो महिला शौचालय में एक सफाई कर्मी के साथ छिपा हुआ है। थोड़ी देर बाद गैरेथ वॉशरूम की तलाशी लेने आता है। फिर बाहर सब शांत हो जाता है। सफाई कर्मी जेम्स से कहती है बाहर जाकर देखो। जेम्स दरवाजा खोलता है और देखता है गैरेथ वही खड़ा है, बिल्कुल स्थिर। जब लगता है कि अब जेम्स मारा जाएगा, तभी काले कपड़ों में एक आदमी पीछे से कूदकर गैरेथ पर डंडे से वार करता है, लेकिन असर न के बराबर होता है। गैरेथ पलटकर उस आदमी का सिर कुचल देता है। जिंदा रहने के लिए जेम्स सारी हिम्मत जुटाकर गैरेथ को डंडे से गिरा देता है। सफाई कर्मी इस मौके का फायदा उठाकर छिप जाती है। गैरेथ फिर से उठता है। जेम्स एक और वार करता है और उसकी जेब में चाबियां देख लेता है। वो दरवाजा खोलकर किसी तरह बाहर निकल जाता है, लेकिन सफाई कर्मी बदकिस्मत होती है। गैरेथ उसे वापस खींच लेता है। आगे उसका क्या हुआ कल्पना की जा सकती है। जेम्स सोचता है अब वो बच गया है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। पुलिस उसे ही कातिल समझ लेती है और गोली मार देती है। यही आखिरी कहानी भी खत्म हो जाती है। सभी कहानियां सुनाने के बाद समूह डार्विन से कहता है अब सबने कहानी सुना दी, क्या आप नहीं सुनाएंगे? डार्विन हल्की आवाज में कहता है अब मैं थोड़ा डर गया हूं। हिम्मत नहीं है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बेहद अजीब और डरावनी होती है। अगली सुबह सब जागते हैं तो पाते हैं डार्विन पहले ही जा चुका है। सिर्फ गया ही नहीं, बल्कि सबके मोबाइल फोन और वॉलेट भी ले गया है। कुछ समय बाद खबरों में एक मूवी थिएटर के मर्डर केस की खबर आती है और उसी समय डार्विन फिर से जंगल में दिखाई देता है, लोगों को डरावनी कहानियां सुनाने के लिए उकसाते हुए। यही पूरी कहानी समाप्त होती है। जिन्हें ये पसंद आई वे इसका ओरिजिनल वर्जन देख सकते हैं। अनसेंसर्ड वर्जन और भी ज्यादा खौफनाक है। तो दोस्तों, यही खत्म होती है आज की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। अगर आपको ये मूवी रिकैप पसंद आया, अगर कहानी ने आपको थोड़ा भी डराया या अंत ने आपके दिमाग को घुमा दिया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस खौफ का अनुभव कर सके। नीचे कमेंट करके बताइए इन सभी कहानियों में आपको सबसे ज्यादा डरावनी कौन सी लगी। और अगर आप ऐसी ही रोमांचक, रहस्यमयी और डरावनी कहानियां लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फिल्म इनसाइट हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक रात में अकेले मत घूमिएगा।